बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्रोनेफ्रोसिस के हवाले से है। तो हाइड्रोनेफ्रोसिस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ हाइड्रोनेफ्रोसिस? द डायलिटेशन ऑफ रीनल पेल्विस आर कैलेसिस अलॉन्ग विद द एट्रोफी ऑफ द पेरेन्काइमा। जो जिस पोर्शन पे लंग्स किडनी से यूरिन की फॉर्मेशन के बाद यूरिन पास आउट होते हैं, उसमें पहला स्ट्रक्चर जो है वो रीनल कैलेसिस आते हैं और इसके बाद रीनल पेल्विस एंड देन यूरेटर। तो जो पेल्विस और कैलेसिस एरिया है वहाँ पर अगर डायलिटेशन हो जाते हैं, ठीक है, तो वही डायलिटेशन काज करते हैं जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी है उसको डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह, सपोज दिस इज़ द किडनी, तो ये जो ब्रांचिंग शेप स्ट्रक्चर नज़र आती है दिस इज़ द कैलेक्स। ये हमारे पास कैलेक्स हैं और ये जो ब्रॉड एरिया नज़र आती है दैट इज़ द पेल्विस। ठीक हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई यूरेटर एरिया में या जो यूरिनरी ट्रैक का एरिया है इसमें कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गए हैं, ठीक है, ड्यू टू द सम काज, या फॉरेन बॉडी है या ट्यूमर है, जो भी है, अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं सो द यूरिन विल एक्यूमुलेट हेयर। ठीक है, तो ये पेल्विस वाला एरिया और जो कैलेक्स एरिया है एट बिकम एनलार्ज, ये डायलेट होगा। ठीक है, तो इसकी डायलेटेशन की वजह से जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी है इस पर भी असर होगा, जो पेरेन्काइमा ऑफ द किडनी है वो भी इफेक्ट होगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस। यहाँ पर लिखा है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द आउटफ्लो ऑफ द यूरिन। जिस तरह मैंने बता दिया कि यूरेटर में या यूरिन ट्रैक में कहीं पर भी ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डायलिटेशन हो सकते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन में भी सडन और इंसीडियस, या तो क्रॉनिक हो सकते हैं या एक्यूट हो सकते हैं। एट एनी लेवल ऑफ द यूरिनरी ट्रैक आ सकते हैं, किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक किसी भी लेवल पर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन यूरेटर के लेवल से बिलो है, यानी ब्लैडर में है, यूरेथ्रा में है, तो हमारे पास दोनों किडनी इफेक्ट हो सकते हैं, बायलैटरल हो सकते हैं, क्योंकि हर एक किडनी से अपना एक यूरेटर निकलता है। अगर यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वही किडनी इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल राइट यूरेटर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस इन द राइट किडनी होगा, लेफ्ट किडनी पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लैडर में या यूरेथ्रा में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, ठीक है, तो यूरेथ्रा और ब्लैडर इज़ कॉमन फॉर बोथ किडनी, तो इससे दोनों किडनी अफेक्ट हो सकते हैं। तो बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस तब होगा जब यूरेटर के लेवल से बिलो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और यूनिलेटरल तब होगा जब यूरेटर की लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि ऑब्स्ट्रक्शन इस जगह पे हुए है, ठीक है, जो किडनी का जो यूरेटर के लेवल पे हो चुकी है, तो एक किडनी यहाँ पर अफेक्टेड है, कैलेक्स भी डायलेट है और जो पेल्विस है वो भी डायलेटेड है, जबकि दूसरा किडनी बिल्कुल नॉर्मल है। अब फॉर एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर है, ठीक है, तो इससे दोनों किडनी इफेक्ट होगा। फिर काजेज़ क्या है? दो मेन काजेज़ है इसके, एक कंजेनाइटल है और एक एक्वायर्ड है। कंजेनाइटल में फॉर एग्जांपल एट्रेजिया ऑफ द यूरेथ्रा। एट्रेजिया किसी कहते हैं? यूरेथ्रा जो है ये आउटर ओपनिंग रखती है जो कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की तरफ ओपन होता है और इसका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इसका ये ओपनिंग जो है ये एबनॉर्मली क्लोज हो जाती है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एट्रेजिया ऑफ द यूरेथ्रा। या यूरेथ्रा या यूरेटर में कोई वाल्व की फॉर्मेशन हो जाती है। वाल्व क्या करते हैं? स्लो करते हैं द फ्लो ऑफ यूरिन को, तो इससे भी एक टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इट विल आल्सो लीड टू द हाइड्रोनेफ्रोसिस। एबेरेंट रीनल आर्टरी कंप्रेसिंग द यूरेटर। एबेरेंट का मतलब क्या है कि जो रीनल आर्टरी मेनली जो जिस एरिया से एराइज होते हैं वो उस एरिया को छोड़कर किसी और जगह से एराइज हो चुकी है,
ठीक है। तो इसको कहते हैं एबेरेंट रीनल आर्टरी, और ये एबेरेंट रीनल आर्टरी जो है ये फिर हमारी यूरेटर को कंप्रेस करेगा, जो टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन होगा। रीनल टोसिस विद टॉर्शन, रीनल टोसिस को हम कहते हैं फ्लोटिंग किडनी। फ्लोटिंग किडनी का मतलब ये है कि नॉर्मली जिस लेवल पर किडनी होता है उस लेवल से वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। अबाउट 2 वर्टेब्रल कॉलम की जो 2 वर्टेब्रे हैं उसके लेवल पे ये नीचे आ जाते हैं, या अबाउट 5 सेंटीमीटर ये नीचे की तरफ आ जाए। और अलॉन्ग विद द टॉर्जन, टॉर्जन का मतलब है ट्विस्टिंग, तो एक इसका अपना पोजीशन जो है वो चेंज कर लेते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, और साथ ही ये ट्विस्ट भी हो जाते हैं अपना पोजीशन को, या तो एक्सटर्नल की तरफ जाते हैं या इंटरनल की तरफ आते हैं। एंड किंकिंग ऑफ द यूरेटर ड्यू टू सम लीजन, यूरेटर जो है वो किंक हो जाते हैं, वो जो है उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन। तो दीज आर द कंजेनाइटल प्रॉब्लम, एनाटॉमिकल कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकते हैं। दूसरा जो है वो एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड में फॉरेन बॉडी भी आ सकते हैं, लाइक रीनल स्टोन। एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट अगर रीनल स्टोन बन जाते हैं सो दैट विल लीड टू द हाइड्रोनेफ्रोसिस। प्रोलिफरेटिव रीजन, या कोई प्रोलिफरेशन हो चुकी है, या तो फिजियोलॉजिकल है या कैंसरस है, लाइक बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ठीक है, जिसमें प्रोस्टेट की जो सेल्स है उस हाइपरप्लेजिक हो चुकी है, या प्रोस्टेट कैंसर है, या ब्लैडर ट्यूमर है, ठीक है। तो इसमें नई सेल बने हैं, तो ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ द सेल द फ्लो ऑफ द यूरिन इज ऑब्स्ट्रक्टेड एट एनी लेवल ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। या कोई इन्फ्लेमेशन हो चुका है, लाइक प्रोस्टेट में हो चुका है, प्रोस्टेटाइटिस है, यूरेटर में है, या यूरेथ्रा में है। एनी रीजन में अगर मैसिव इन्फ्लेमेशन हो जाती है सो दैट विल आल्सो लीड टू द फाइब्रोसिस, और इसमें फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। न्यूरोजेनिक लीजन में क्या हो सकते हैं, अगर किसी का स्पाइनल कार्ड डैमेज हो जाते हैं और वही लेवल डैमेज हो जाते हैं जो कि सप्लाई करते हैं टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर, तो इससे अल्टीमेटली ब्लैडर की पैरालिसिस होगी, यानी ब्लैडर की मूवमेंट जो है वो फिर स्टॉप हो जाएंगे। सो दैट विल आल्सो लीड टू द हाइड्रोनेफ्रोसिस। और एक है नॉर्मल प्रेगनेंसी, दिस इज़ द फिजियोलॉजिकल हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर नॉर्मल प्रेग्नेंट वोमेन में आप अल्ट्रासाउंड कर ले तो उसका पेल्विस और जो कैलेसिस है वो डायलेट नज़र आएंगे, लेकिन यूजुअली जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, सो इट विल बिकम नॉर्मल। टाइप ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस 3 टाइप है। पेल्विक टाइप, अगर डायलेटेशन ऑफ द पेल्विस हो चुकी है सो दिस इज़ द, या कैलेक्स हो चुकी है, सॉरी पेल्विस की हो चुकी है, दिस इज़ द पेल्विक टाइप। अगर कैलेक्स की हो चुकी है सो दिस इज़ द रीनल टाइप, इसमें क्या होगा, कैलेक्स की होगी। अगर दोनों की कंबाइन है सो दैट इज़ कॉल्ड पेल्वी रीनल टाइप, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। और इसमें इक्वल डायलेटेशन होते हैं दोनों के। अब इसका जो कोर्स ऑफ द डिजीज़ है वो किस तरह होगी, तो जैसे ही हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाते हैं ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन कंप्लीट भी है तब भी कोई ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो ग्लोमेरुलाई होते हैं वो इस लेवल पे नहीं होता, वो टुवर्ड द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी होते हैं, तो इसलिए उस पर कोई असर नहीं होता, वो फिल्ट्रेशन तब भी स्टार्ट होते हैं। लेकिन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिन एंड द कैलेक्स और द पेल्विस, ये जो नई यूरिन बनेंगे ये अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, ये इनसाइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस किडनी में मौजूद है उसमें जाएंगे, या पेरीन्यूरल एरिया, रीनल एरिया जो है, जो किडनी के इर्द गिर्द एरिया है, जो इंटरनल कैप्सूल और किडनी के दरमियान स्पेस है, उसमें ये एक्यूमुलेट होंगे, और वहाँ पर जो वेनस सिस्टम है और लिम्फेटिक सिस्टम है वो इसी यूरिन को ड्रेन करेंगे, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो एक तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी यूरिन की फॉर्मेशन तो हो रही है, तो जो
लिम्फेटिक सिस्टम और वेनस सिस्टम ड्रेनेज कर सकता है वो तो करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो यूरिन रह जाते हैं तो वो अल्टीमेटली आ जाएंगी एंड द रीनल पेल्विस एंड द कैलेक्स। तो रीनल पेल्विक्स और कैलेक्स जो है उसके डायलिटेशन फिर भी जो है वो कंटिन्यू होता है। तो जैसे ही कंटिन्यूएशन ऑफ द डायलिटेशन होता है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिन, तो वहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और यही ब्लड प्रेशर जो है ट्रांसमिट होगा बैकवर्ड एंड टू द किडनी। जो किडनी का पेरेन्काइमा है उसकी तरफ ये ट्रांसमिट होगा। किडनी का पेरेन्काइमा क्या है? नेफ्रॉन है। अच्छा, तो इनसाइड जब ये प्रेशर जाएंगे तो ये हमारे जो रीनल वास्कुलेचर है उसको अफेक्ट करेंगे, जो रीनल आर्टरी और रीनल वेन है उसको अफेक्ट करेंगे, लेकिन वेन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एज़ कंपेयर टू द आर्टरी। अच्छा, जो इनिशियल डिस्टर्बेंस आते हैं वो मोस्टली ट्यूब्यूलर होते हैं, ट्यूब्यूलर रीजन में ये होते हैं। और ट्यूब्यूलर रीजन में क्या होते हैं कि एम्पेयर्ड कंसंट्रेटिंग एबिलिटी, जो यूरिन की कंसंट्रेशन है उसकी एबिलिटी कम हो जाती है, यानी जो यूरिन होगा वो डाइल्यूटेड यूरिन होगा, यहाँ पर उसकी सही तरह से कंसंट्रेशन नहीं होते। ठीक है। और लेटर ऑन जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पर भी असर पड़ता है, लेकिन इनिशियली ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पर कोई असर नहीं होता। इरिवर्सिबल डैमेज जो है वो आते हैं एंड इज़ अबाउट विद इन 3 वीक्स। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो तो वो 3 हफ्तों में इरिवर्सिबल डैमेज कर सकते हैं, लेकिन अगर इनकम्प्लीट हो तो फिर वो 3 महीने लेते हैं, लेकिन यानी वो टाइम जो है वो ज़्यादा लेते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो तो फिर टाइम कम लेते हैं। अब मॉर्फोलॉजी क्या होगी किडनी की एंड यूरिनरी ट्रैक की। बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस में तो डायरेक्टली रीनल फेलियर होगा, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो इसमें डायरेक्टली रीनल फेलियर जो है वो नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ साथ दूसरा जो किडनी है वो पहले से डैमेज है या नहीं है, नेफ्रेक्टमी हो चुकी है, पहले से किडनी नहीं है, या किडनी है लेकिन वो डैमेज है और अब आपके साथ यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा तो फिर रीनल फेलियर की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर दूसरा किडनी नॉर्मल है और यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो ये रीनल फेलियर काज नहीं करेंगे। अगर सब टोटल होता है यानी टोटल किडनी को ये अफेक्ट नहीं करता तो ये इसमें हमारे पास रीनल फेलियर नहीं होंगी बल्कि ओनली रीनल डायलिटेशन होगी और अबाउट 20 सेंटीमीटर एनलार्जमेंट जो है उसमें होगी। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास एक्यूट और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पर भी असर होगा, ठीक है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट में। लेकिन अगर सडन ऑनसेट हो जाती है तो फिर उस पर भी इफेक्ट होता है। और डायलिटेशन फिर इसमें स्लाइटली होगी। सीक्वेंस ऑफ डैमेज किस तरह होगा, कौन से पोर्शन पहला डैमेज होगी और बाद में, तो सबसे पहले होगा ट्यूब्यूलर डायलिटेशन, जो ट्यूब्यूलर एरिया है वो डायलेट होगा ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिन। फिर होगा ट्यूब्यूलर एपिथेलियम का एट्रोपी एंड फाइब्रोसिस, वो एट्रोपिड होगा एंड बिकम फाइब्रोसिस। इसके बाद ग्लोमेरुलस जो है वो भी इसकी एट्रोपी होगी और जब ग्लोमेरुलाई जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और एट्रोपिड भी हो जाती है तो इट विल बिकम डिसअपियर। और लास्ट में क्या होगा कि एंटायर किडनी जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगी एक फिब्रस टिश्यू की शेल में, तो इट्स मीन कि किडनी इज फेल। तो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, फर्स्ट ये होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एंड फाइनली द किडनी बिकम फाइब्रोटिक। सो दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। सिम्टम्स एंड साइंस क्या होंगे, तो यूनिलेटरल में अक्सर जो है
पेन होता है या अगर पार्शली हाइड्रोनेफ्रोसिस, यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो उसमें कोई साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होंगे, ठीक है, ये पार्शल में होंगे। अगर कंप्लीट यूनिलेटरल है तो फिर इसमें साइन सिम्टम अपीयर होंगे। दूसरा, इसमें फ्लैंक पेन होगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो फ्लैंक पेन जो है वो होगा। हेमाचूरिया भी होगा ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशन। यूटीआई भी होगा, एजोटीमा भी होगा, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर बायलेटरल कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर दोनों यूरिटर्स ब्लॉक है तो इसमें, या एट द लेवल बिलो द यूरिटर जिसमें दोनों किडनी जो है वो कम्प्लीटली हाइड्रोनेफ्रोटिक हो चुके हैं, तो इसमें फिर क्या होगा, यूरिन नहीं होगा, एनोरिया होगा। लेकिन अगर आपके साथ इनकम्प्लीट बायलेटरल है तो फिर इसमें पॉलीयूरिया होगा। यहाँ पर याद रखें कि अक्सर लोग कहते हैं कि इनकम्प्लीट बायलेटरल में हमारे पास ओलिगोयूरिया होगा, लेकिन उसमें ओलिगोयूरिया नहीं होगा बल्कि पॉलीयूरिया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ट्यूब्यूलर कंसंट्रेटिंग मैकेनिज़्म है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। यूरिन की फार्मेशन उस नॉर्मल तरीके से हो रहे हैं, लेकिन वो सही तरह से कंसंट्रेटेड नहीं है, इसीलिए डाइल्यूटेड है तो अमाउंट भी ज़्यादा होता है। डायग्नोसिस इसी साइन एंड सिम्टम की बेस पे होगा। दूसरा, पल्पेशन भी होगा। अगर बहुत ज़्यादा डायलेटेशन है, मैसिव हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो इसमें आप सिंपल पल्पेशन के थ्रू भी उसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करेंगे, इंट्रावीनियस यूरोग्राम करेंगे। इंट्रावीनियसली हम कुछ ड्रग्स देते हैं, ठीक है, जिसकी बिना पर हमारे जो यूरिन की जो यूरिनरी ट्रैक है उसकी हम एक ग्राफ की शक्ल में हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाती है, जिसमें हम हाइड्रोनेफ्रोसिस को डिटेक्ट करते हैं। सिस्टोस्कोपी करते हैं, यूरिथ्रा के थ्रू एक स्कोप अलॉन्ग विद द कैमरा जो है इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस की काज क्या है और कहाँ पर है। KUB अगेन एक्सरे है, किडनी, यूरिटर एंड ब्लैडर। आइसोटोप रीनोग्राफी, ये एक कंट्रास्ट की तरह होते हैं जिसमें हमें पॉइंट ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो नज़र आते हैं। और यूरिन कल्चर फॉर द बैक्टीरिया और इन्फेक्शन डिटेक्शन। ट्रीटमेंट क्या होगी इसकी, तो सिंपल UTI है तो एंटीबायोटिक होगा। प्रॉम्प्ट ड्रेनेज, जो फ्लूइड वहाँ पर एकमुलेट हो चुके हैं तो उसकी ड्रेनेज करनी है। अगर ब्लैडर में है, ठीक है, तो ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर सिंपल यूरिनरी कैथेटर के साथ वो होगा। अगर कोई और जगह पे है तो फिर हमें इसको सिस्टोस्कोपी करनी पड़ेगी। करेक्ट द काज, जो काज है उसको रिमूव करना है। अगर ट्यूमर है तो उसको रिमूव करना है, अगर स्टोन है तो उसको रिमूव करना है। लोअर ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी काज है, इन्फ्लेमेशन है, BPH है, ठीक है, प्रोस्टेटाइटिस है तो उसको रिमूव करना है। इसके अलावा फ्लूइड को रिमूव करने के लिए प्यूरिसिमाइड यूज़ करना चाहिए, ताकि ये फ्लूइड की एकमुलेशन ना हो जाए और वो हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट ना करे। और फाइनली जो फाइनल अगर तमाम ये ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव है तो फाइनल हम जाते हैं टुवर्ड द नेफ्रेक्टोमी, जिसमें हम किडनी को रिमूव करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट today's lecture. It is very easy and you people try to understand it. If any question then ask me. Okay, thank you.